हमारे योगाचार्य जी ने बहुत सुंदर योग करवाया, उनके लिए मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अब द्वितीय सत्र की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भीकम चौहान जी को मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ। आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय दीपक राघव जी को सम्मान के साथ आमंत्रित करें और बाद में हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब कक्षा का संचालन करेंगे। जी हो। सभी आदरणीयों को सुप्रभात, ओम वंदन। और बहुत अच्छा सत्र रहा आज का। और ये द्वितीय सत्र में हम मुख्य वक्ता श्री दीपक राघव जी को आमंत्रित करते हैं। उनका आज का जो विषय है कल की तरह ही रहेगा। आर्थिक महत्व के पौधे, औषधि पौधों का वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण पर उनका मार्गदर्शन कल भी प्राप्त हुआ और आज भी प्राप्त होगा। और कल बहुत ही सुंदर उन्होंने अपना विचार रखा और अच्छा मंथन रहा। और आज पुनः उनको सुनने का अवसर मिलेगा। आप नवप्रवर्तक और अच्छे चिंतक है और भारत के भविष्य के बारे में, प्रकृति के बारे में, प्रकृति का जो एक विकल्प हो सकता है या प्रकृति से मानव उत्थान कैसे हो सकता है, उस पर फिर विचार उनका हम सुनेंगे। और आप युवा प्रकृति संरक्षक है और उनके अच्छे अनुभव को हम यहाँ सुनेंगे। और काफी अच्छी चीजें अब मुझे लग रहा है कल से हमारे सदन में मिल रही है और एक नया आयाम खड़ा होगा। मुझे लगता है कि जैसे कल की जो संगोष्ठी हमारी वार्ता रही, आज भी वो अच्छी होगी और काफी मंथन में हम आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारा योगाहार का कार्यक्रम अब ऐतिहासिक होने जा रहा है। आप सुने, श्री राघव जी को आमंत्रित करते हैं, वो अपनी बात रखें। जी, आदरणीय भीकम भाई साहब को नमन बंदन, जो उन्होंने इतने सुंदर विचार रखे और हमें आमंत्रित किया। और हम बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि उन्होंने ये जो हमारे को एक सुंदर अपॉर्चुनिटी दी है। और इसके अलावा जो भी हमारे महान भाग हैं, सभी ग्रुप में जुड़े हैं, सभी के चरण कमलों में बारंबार नमन बंदन और दंडवत प्रणाम। जो इतना शुभ कार्य करने का बेड़ा उन्होंने उठाया है और मुझे कल पता पड़ा कि पिछले 4-5 सालों से इस तरह का सुंदर सुंदर प्रयास चल रहा है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है कि हम कैसे इस मॉडल को क्रिएट करें। तो मैं कल जहाँ पे फिनिश हुआ था वहाँ से इसको मॉडल को स्टार्ट करता हूँ और फिर कैसे हम योग की नगरी बनाएंगे, कैसे हम सुभाष पालेकर कृषि का क्लस्टर खड़ा करेंगे। तो सबसे पहले बात हो रही है आज हमारी फाइनेंशियल मॉडल पे बात होगी कि जो पिछले 5 साल की मेहनत हमने जो की है, अब उसको कैसे हम एक माला में पिरोए जिससे कि सभी को फायदा हो। तो मैंने कल एक फाइनेंशियल मॉडल भेजा और आदरणीय हमारे एडमिन जी का संदेश आया था। कल हमारी उनसे वार्तालाप भी हुई करीबन आधा घंटा शाम को, और हमने उनको एक वीडियो भी भेजा। तो हमने सोचा कि बहुत सारे मॉडल भारत में चलते हैं। तो मॉडल दो ही तरीके के होते हैं, या तो सेंट्रलाइज मॉडल होता है या डिसेंट्रलाइज मॉडल होता है। और जब डिसेंट्रलाइज मॉडल होता है तो हमें थोड़ा कोऑपरेटिव की तरफ सोचना पड़ता है। और जब सेंट्रलाइज मॉडल होता है तो बहुत सारे जो भी महानुभाव हैं वो क्या करते हैं कि या तो कोई छोटी सी एंटरप्राइजेस बना लेते हैं छोटे छोटे स्टार्ट करने के लिए, या तो 1 पर्सन कंपनी बना लेते हैं, फाउंडेशन बना लेते हैं, सोसाइटी बना लेते हैं, ट्रस्ट बना लेते हैं, या कोऑपरेटिव बना लेते हैं। ऐसे ऐसा कुछ करके कुछ करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे सभी साथी जुड़े हुए हैं शायद वो डिसेंट्रलाइज मॉडल पे या विकेंद्रीकरण पे विश्वास रखते होंगे। विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि सभी हम साथ चलें और सबका विकास हो और सभी अपना योगदान दें। तो मुझे लगता है कि किसी पे भार भी नहीं आएगा और हम बहुत बड़े लेवल का जो कार्य है वो भी कर पाएंगे। तो क्या ऐसा संभव है इस ग्रुप में? जो भी यस नो में जो भी लिखना चाहेंगे वो ग्रुप में लिख सकते हैं कि हम कुछ राशि हर महीने संस्था को डोनेट कर सकते हैं क्या? संस्था को मतलब जो भी हम अभी संस्था ग्रुप संगठन जो भी हम बनाने वाले हैं, जैसे कि अगर हमारे पास ग्रुप में अभी भी 17 लोग जुड़े, कभी 20 जुड़ते हैं, मैं मान लेता हूं कि अगर हम 20 लोग हैं, अगर 1-1 हज़ार रुपये अगर हम डोनेट करें
तो हमारे पास 20,000 रुपये का महीने का आएगा। अगर हमारे पास 20,000 रुपये महीने का पैसा आता है तो हम आराम से एक महीने का जो मंथ का जो कॉस्ट है उसमें आराम से जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनेगा, ब्लूप्रिंट बनेगा, उसको सोचेंगे समझेंगे और आराम से जो रोज इसके जो खर्चे हैं ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड कराने के खर्चे हैं, आराम से एक महीने में ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, एक महीने में हमारी वेबसाइट बन जाएगी और एक महीने में हमारे सॉफ्टवेयर बन जाएंगे। और उसके बाद हमारा जो भी ऑफिस तय होगा कि हमें ये ऑफिस कहाँ पे रखना है युगाहार का, जहाँ से ये संचालित होगा, क्योंकि जितने भी स्टार्टअप हैं पूरे वर्ल्ड में या पूरे भारत में वो सभी एक छोटी जगह से ही स्टार्ट हुए। चाहे अगर अमेजन की हिस्ट्री पढ़ेंगे या कहीं कहीं पढ़ेंगे तो एक छोटे से ऑफिस से ही स्टार्ट होते हैं। तो अभी के लिए हम किसी भी जगह का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन जो भी जगह हो वो सुंदर हो, अच्छी हो, प्रकृति में हो, जंगल में हो, मिट्टी के घर में हो, बांस के घर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा एक सुंदर सा मतलब उठने बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे सभी लोग आके अपने विचार रख सके और हम गोष्ठी करें। तो मुझे लगता है कि संस्था में इस विषय पे सबको सोचना चाहिए। अगर 1,000 रुपये अगर हम दे देते हैं जिससे कि किसी पे बर्डन नहीं आएगा तो हमारा जो फाइनेंशियल जो मॉडल है बहुत सुंदर बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। और उससे होगा क्या कि हम फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाने की, तो फाइनेंशियल मॉडल की तो ये बात हो गई। तो इस पे एक चर्चा करनी है कि कौन दे पाएगा कौन नहीं दे पाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि मैं 1,000 रुपये क्यों दूं। क्वेश्चन आ गया 1,000 रुपये क्यों दूं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई भी सर्विस बेचते हैं तो मुझे लगता है कि सब योगाहार में किसी महान बाप को नेचुरोपैथी की जानकारी है, किसी को योगा की जानकारी है, किसी को मेडिटेशन की जानकारी है, कोई बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट है, कोई आयुर्वेदा में एक्सपर्ट है। तो अब ये क्या है, ये जो सारे जो बिजनेस हैं ये बिजनेस अकेले के बिजनेस नहीं है, ये पूरा मतलब इसमें एक व्यवस्था चाहिए, इसमें पूरे एक लोग चाहिए। तो मुझे लगता है कि हर किसी व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और आजकल प्लेटफॉर्म फीस के लिए लोग बाग जैसे छोटे छोटे मॉडल खड़े हुए हैं जो हमारे काम के नहीं है, जैसे मैशो है और जैसे जोमेटो, स्विगी, दुनिया भर के मॉडल है, वो बहुत मोटी फीस चार्ज करते हैं और लोग बाग एमएनसी को फीस दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई अभी तक मॉडल नहीं है जिसमें एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हो और वो वहां पे जाके चिकित्सा कर सके, उसको पैसा भी मिल सके। तो ये जो मॉडल होगा ये इनोवेटिव मॉडल होगा। और इस मॉडल के लिए मैं पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहा हूँ कि कैसे ज्ञानी जन जो लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। लेकिन ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि चोरी करने वाले लोग या गलत करने वाले लोग एक ही दिन में एक ही रात में इकट्ठे हो जाते हैं और जो उनको करना है वो कर लेते हैं। और ज्ञानी जन जो महानुभाव हैं, ऐसे मुझे नहीं पता इसमें क्या कारण है बारीकी से, शास्त्रों के हिसाब से या मतलब उनको इकट्ठा करना अपने आप में बहुत ही ज्यादा मुश्किल कार्य है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है योगार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे ज्ञानी व्यक्ति होने के साथ साथ सब ऐसे महान भाव है जिन्होंने ईगो को समाप्त कर दिया है। मुझे लगता है ज्ञानी व्यक्ति सर्वोत्तम वही है जो ज्ञानी तो है ही है लेकिन उसने अपना ईगो या अहंकार बिल्कुल समाप्त कर दिया है। और जब अगर किसी महान भाव ने, संत ने, साधु संत ने, सन्यासी ने अगर अपना ईगो समाप्त कर दिया तो वो दुनिया की एक बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो गूगल से भी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता है, बशर्ते कि वो ज्ञानी होने के साथ उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने जो किताबें पढ़ी हैं उसमें देखा है कि छोटा मोटा बिजनेस बनाना 1,000 करोड़ का वो तो कोई भी बना सकता है, लेकिन 10,000 करोड़ का बिजनेस वही बना सकता है जिसके अंदर दया का भाव हो, जिसके अंदर प्रेम का भाव हो, जिसके अंदर केयर का भाव हो। वही व्यक्ति 10,000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच सकता है या 50,000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच सकता है या 1,00,000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच सकता है। ये तो मुझे 100% पता है अपने ज्ञान के अनुसार, किताबों के अनुसार। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे बहुत सारे महानुभाव ऐसे होंगे जिनकी स्थिति कुछ इस तरीके से होगी। और तो हम उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनके मार्गदर्शन में ये एक विशेष और एक बड़ा कार्य हो। क्योंकि ऐसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है सूर्य फाउंडेशन, ये जो सूर्य बल्ब आता है तो सूर्य फाउंडेशन है, ये नेचुरोपैथी का कोर्स कराती है।
अभी गौ माता की ट्रेनिंग कराई। तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि पूरे भारतवर्ष में हर गांव में, भारत के हर गांव में नेचुरोपैथी को पहुंचाया जाए और एक नेचुरोपैथी लोगों के लिए, महान भाव के लिए मतलब स्टैंड किए जाएं। कुछ महान भाव है आयुर्वेद के लिए कर रहे हैं, कुछ महान भाव है रसोई चिकित्सा के लिए कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि एक व्यक्ति है अ, और वो इंटीग्रेटेड चिकित्सा कराना चाहता है, या होलिस्टिक चिकित्सा मतलब कराना चाहता है, या एक ऐसी चिकित्सा अगर जल्दी रिकवरी करनी है किसी भी व्यक्ति को, कोई पेशेंट है तो उसको प्यार भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, केयर भी चाहिए, अच्छा खाना भी चाहिए, योग भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, मेडिटेशन भी चाहिए, अग्निहोत्र भी चाहिए, उसको पानी भी अल्कलाइन चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हम उसको सपोर्ट दे पाएंगे, जितने से ज्यादा उसके भोजन में, उसके व्यवहार में, उसके जो डेली के जो पैटर्न्स हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा चेंज कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बात बन जाएगी। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति XYZ उसका नाम है और वो व्यक्ति बीमार पड़ गया और वो कहीं भी ठीक नहीं हो रहा और उसको कोई समस्या है। तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको प्राकृतिक अनाज उपलब्ध करा दिया, किसी ने उसको योग के माध्यम से कुछ सिखा दिया, मेडिटेशन करा दिया, किसी ने उसका पानी को अल्कलाइन वाटर कर दिया, किसी ने अग्निहोत्र कर दिया। जिसको जो जो चीजें लगी हमने उसको जो भी तरीके हैं आसपास के, सबने सारे तरीके पॉजिटिव कर दिए। तो मुझे लगता है कि वो बहुत फास्ट प्रोसेस होगा किसी भी व्यक्ति को ठीक करने का। तो योगाहार को हम ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म बनाने की सोच रहे हैं कि जितने भी हमारे साथ महान भाव जुड़े हुए हैं, जितने भी एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, वो सारी की सारी अपनी ऊर्जाओं के साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए, और जब कोई केस हमारे पास आए, चाहे वो बीमारी से संबंधित केस आए, चाहे वो और भी किसी से संबंधित केस आए, तो हम सबके अपना अपना उसमें दिमाग लगाएं। और हमें इसमें एस्ट्रोलॉजर की भी जरूरत पड़ सकती है। अब कहेंगे कि बीमारी में एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है, न्यूरोलॉजिस्ट का काम क्या है, नहीं, कि कहीं और इसमें आजकल क्या हो रहा है मैं देख रहा हूँ, ये सर एक बारीकी सा विषय है कि आजकल क्या है, ट्रेन की यात्रा करो, बस की यात्रा करो, अपने गांव में यात्रा करो, तो बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं कि आपको आपका जो प्रेमी है वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो इस पे फोन करो, बंगाली बाबा और ये बाबा वो बाबा। तो मैंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया। क्या ये बात पिछले मतलब मैंने कम से कम 10-11 साल ऐसे अध्ययन किया, जिससे कि अपने दिन के 10 मिनट मैं सिर्फ दूं, ज्यादा नहीं। क्या ये जो चीजें हैं, जो ये जो एनर्जी हैं, जो बैड एनर्जी हैं, या जो आत्मा स्तर की जो बात है, जिसको जो भूत प्रेत और ये सब चीजें कहते हैं, क्या ये रियल में है भी या नहीं है? तो बहुत सारे लोग हैं भारतवर्ष में, आर्य समाज और अन्य अन्य समाज के लोग हैं, वो कहते हैं कि इस तरह की कोई चीजें नहीं होती है। लेकिन मैंने इन सब चीजों को प्रैक्टिकली देखा, चीजों को समझा, और ये पूरा एक विस्तृत विज्ञान है। और आज की डेट में जो वॉर है, ऐसे नहीं हो रहा, सीधे वॉर नहीं हो रहा, कोई किसी को गोली नहीं मार रहा, कोई किसी को लठ नहीं मार रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, चुपचाप जाके उसकी पुड़िया बांध देता है कि ले बेटा तू कहीं का भी नहीं रहेगा, ना तेरे को नेचुरोपैथी लगेगी, ना तेरे को होम्योपैथी लगेगी, ना योगा लगेगा, ना कुछ लगेगा। वो बात अलग है कि हमारे पंचगव्य में हमारी गौ माता में बहुत शक्तियां है, गौ माता की पूंछ से नजर उतारी जा सकती है, या गौमूत्र से पिला के मतलब ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब भी जो बैड एनर्जीज होती हैं, तो उसको फिर क्या है, एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो भूत चिकित्सा की जानकारी रखता हो। तो आजकल ये जो इस तरह के एक्सपर्ट की भी बहुत आवश्यकता हो गई है कि भाई कुछ वैसा तो नहीं, उसने देखा कुछ वैसा नहीं है, इसको तो मेंटल प्रॉब्लम है, कौन से प्रॉब्लम है, घर से प्रॉब्लम है, काउंसलर भी हमारे को चाहिए। तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक ही चीज के पीछे पागल हो रहे हैं और एक ही चीज को कर रहे हैं। जी बस गाय बकरी तो सब कुछ दुनिया ठीक हो जाएगी, नहीं जी बस ये कारण रुक जाएगा, जैसे मैंने बोला कि पलायन रुक जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। अरे पलायन को होने के भी तो 100 कारण है ना, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा रोजगार रोड व्यवस्था, सब दुनिया भर के कारण है। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब, एक समस्या जनरेट होती है तो उसके पीछे 100 कारण होते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसके पीछे 100 कारण हो सकते हैं। बैंक की लोन भी हो सकती है, घर का लड़ाई भी हो सकता है, बच्चे पैदा ना होने का कारण भी हो सकता है, या कोई ऐसा कारण हो कि पता ही ना पड़े, कोई जैसे मैंने बताया कि भूत चिकित्सा।
तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि योगाहार एक ऐसा मॉडल क्रिएट करे, मेरा ये प्रपोजल है सबके लिए, कि हमारे पास नेचुरोपैथी, योगा, हर्बल वाले, योगा वाले, सुभाष पालेकर कृषि वाले, मेडिटेशन, बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट, आयुर्वेदाचार्य, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पंचगव्य या गव्य सिद्ध, या जो हमारे काउंसलर हो गए, इस तरह के सभी लोग हों, और हम देखें कि हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है हम उसको कितना फास्टली क्योर कर सकते हैं, उसको एग्जैक्टली समस्या क्या है। तो मुझे लगता है कि ये एक शानदार, इनोवेटिव और एक अच्छा मॉडल होगा। इससे होगा क्या कि सबको प्लेटफॉर्म मिलेगा, सबको कंसल्टिंग मिलेगी, सबको पैसा मिलेगा, सबको आनंद भी आएगा, सबकी प्रेजेंस भी रहेगी निरंतर। और ऐसा मॉडल पूरे भारतवर्ष में मेरी नजर में अभी है भी नहीं। ठीक है, तो ये मॉडल बहुत सुंदर मॉडल बन सकता है। और पिछले 3 सालों की जो यात्रा है, जो हम इसके पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के ज्ञानी लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, शायद वो आप सबके माध्यम से पूर्ण हो जाए। यात्रा मेरी थी लेकिन आपके माध्यम से पूरी हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि एमपी में इतना सुंदर मॉडल बनेगा। तो मेरा प्रपोजल सभी को यही है कि इसके बारे में सोचें। और आप हजार हजार रुपए दुनिया भर की जगह पे डोनेशन देते होंगे, अगर यहाँ पे भी एक संगठन बनाया जाए, सब एक प्रॉमिस करें कि हम हजार हजार रुपए महीना जब तक देते रहेंगे तब तक कि कोई एक सुंदर सा मॉडल मतलब खड़ा नहीं हो जाता। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप 1,000 रुपए देंगे और इसी प्लेटफॉर्म से आपको 10,000 रुपए महीने की अर्निंग भी होगी और 1,00,000 रुपए की अर्निंग भी होगी। ऐसा मेरा 1,00,000% विश्वास है। 1,00,000% विश्वास है कि यही से आपको नेम, फेम, जो भी आपको चीजें चाहिए, सबकी सब चीजें आपको योगाहार के माध्यम से मिलेगी। मेरा ऐसा 100% नहीं, 1,00,000% विश्वास है। तो इसके बारे में सोचें जिससे कि हम इसको आगे बढ़ा सकें। इसकी बहुत आवश्यकता है पूरे भारतवर्ष में। एक ही चीज को लेकर चलते रहे, मैं सुभाष पालेकर कृषि के माध्यम से ही अगर कुछ बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज कर दूं कि भाई सब कुछ इससे हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा। सबको मिलकर जोर लगाना पड़ेगा, तभी हम चीजों से को कर पाएंगे, लिख पाएंगे। क्योंकि समस्या क्रिएट करने वाले 100 लोग हैं और सॉल्यूशन देने वाला एक भी नहीं है। एक है, बस एक व्यक्ति चिल्ला रहा है तो सब लोग समझते हैं पागल है। लेकिन हम जब गुटबाजी करके जाएंगे किसी भी गांव में, अरे भाई 50 लोग आए, कैंप लगाने वाले भी ना 50 लोग आए, 50 तरह के एक्सपर्ट है। किसी ने कहा भैया ये केस मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसने कहा मेरे को दो। मतलब किसी ना कोई एक ऐसी टीम होनी चाहिए ना किसी के हाथ में, तो वो केस पकड़ में ही आ जाना चाहिए। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, अगर हमारे पास केस, जो भी हमारा हेल्थ कैंप लगे या जो हमारा ऑफिस बने या जो हमारा इंस्टीट्यूशन बने, कि कोई भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए क्रिटिकल से क्रिटिकल कि जो सॉल्व ही ना हो। मान लो कोई एक ऐसा केस आ गया, वो भूत वाला केस आ गया, झूठते झूठते आ रहा है, गाली देने लग गया आते ही, है ना, तो लोग बाग कहेंगे अरे ये तो कुछ होता नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं रुको, मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, लाओ मैं इसको भी सही करता हूँ। उसने सही किया, लो दी बड़ी। अब ये नेगेटिव एनर्जी वाला कुछ नहीं। अब आप इसको, जो भी इसको नुकसान हुआ है हेल्थ लेवल पे या किसी लेवल पे, आप उसको ठीक करो। फिर क्या, एस्ट्रोलॉजर कहेगा अब इसके समय मिलाओ, मैं इसकी कुंडली देख लेता हूँ कि भाई ये ऐसा इसके साथ क्यों हुआ। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भी कुछ हुई तो कोई ना कोई ग्रह तो उसका खराब होगा। अब वो ग्रह खराब ना हो, सही रहे, तो क्या करे, गौ माता को चारा खिलाए या क्या खिलाए। तो मतलब कहने इस तरीके से अगर हम होलिस्टिक चिकित्सा की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट को रोजगार मिलेगा, एक बहुत यूनिक हमारा स्टार्टअप भी होगा। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष की भूमि पे, मध्य प्रदेश की भूमि पे इस चीज की बहुत आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि हमको एक साथ इकट्ठे हो जाना चाहिए और एक साथ इकट्ठे होके लड़ना चाहिए। लड़ना तो सही शब्द नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है मिलके समस्या का समाधान निकलना चाहिए, जिससे कि लोग बाग पूरे देश के एकत्रित होकर समस्याओं को उत्पन्न करने कर, जो भी नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव लोग हैं। तो अब समझ आ गया, अब हमें समय आ गया है कि हम सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को साथ में लेके फाइट करें, तभी हम जीत पाएंगे, नहीं तो एक एक करके सभी फिनिश हो जाएंगे। मैं बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। अब सभी के प्रश्न लेना चाहूंगा कि उनके दिमाग में क्या मॉडल चल रहा है, जिससे कि हम वही मॉडल को डेवलप कर पाए, जिससे कि जो कि आपने पिछले 5 सालों से सोच रखा था। कुछ आपके विचार, कुछ हमारे विचार, और दोनों को मिलकर एक सर्वोत्तम प्रयास के साथ योगाहार को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जी, मेरी बात समाप्त है। जी ओम, बहुत हाँ सुंदर।
गुड मॉर्निंग दीपक राघव जी, आपने जो विचार रखे हैं ये सदन के सभी सदस्यों ने सुन लिए हैं। और ये जो हमारा योगाहार का जो कार्यक्रम है ये खास करके हमारे मध्य प्रदेश से ही स्टार्ट होता है। इस पर इसमें सारे पूरे प्रदेशों के लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं इसमें जो एक्सपर्ट है सभी फील्ड के एक्सपर्ट है, जैसे आपका होम्योपैथिस्ट है, आयुर्वेदा के है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है। तो इस तरह का ये एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है। तो मैं तो यही सोच रखता हूँ कि जो हमारे आपने कहा कि जो हमारे ऑर्गेनिक फूड और दूसरा नेचुरल प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, सबसे पहले तो हमें इनके लिए एक मार्केटिंग के लिए के लिए क्या किस तरह का प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, सभी अपने विचार रख सकते हैं। मेरा तो यही विचार है कि एक जगह जो हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहीं से ये ऑनलाइन मार्केटिंग होगी। ऑनलाइन आपकी सारी नेचुरोपैथी जो भी है वो सारी चीजें जो है एक कलेक्टिव जो हमें एक प्रोडक्ट तैयार करना है, उस तरह से ये मेरी राय है कि उस तरह से आप इसमें हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद। जी ओम, आदरणीय हरेंद्र जी का हैंड रेज है, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपने विचार प्रकट करें। जी सदन को नमन। ये बहुत ही अच्छा मतलब विचार है। मार्केटिंग की व्यवस्था अगर हो जाए तो किसानों के लिए और क्या बात है। ऐसा ही विचार हम लोगों ने भी कुछ स्टार्टअप किए थे किसानों साथ मिलकर, बट वो स्टार्टअप के रूप में था और किसानों का भी सहयोग मिला। अभी भी हम लोग जुड़े हुए किसानों से। बट जो दीपक जी का विचार है, जैसे भी कुछ लोग अभी जैसे सर ने डीडी शर्मा सर ने भी बताया कि अलग अलग एक्सपर्ट हैं, और उसी तरह हम लोग कंज्यूमर का भी एक ग्रुप वैसा बना लें जिनको नेचुरल चीजें चाहिए। जैसे बायो एंजाइम है, बायो एंजाइम से आपका घर की सफाई नेचुरल तरीके से हो जाएगा और भी सारे काम होंगे। इस तरह के बहुत सारे गिफ्ट हैं जो हम डेली यूज में आते हैं। तो इस तरह का 100 या 50 या 10-20 से स्टार्ट करके कंज्यूमर जो हमारे फिक्स है, जिनको 1000 रुपये या 5000 500 रुपये का महीने से हमारे ग्रुप से लेना है, या उस तरह का प्रोडक्ट रखें। एक तो हो गया। दूसरा ये हो गया कि अभी भी हम तुरंत इसको स्टार्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जैसे जिनके पास अरहर है, गेहूं है, अच्छी क्वालिटी का है, और हमारे लिस्ट में शेयर करें कि ये हमारे किसान के पास इतना है और ये रेट इतना है, जो लेना है पार्सल उसका खर्चा लेके आप ले सकते हैं। इस तरह का भी हम लोग काम कर सकते हैं, और इसका जरूर करना चाहिए। हर राज्य से मिलके करना चाहिए। और अगर हम लोग कोशिश करें हर राज्य में भी छोटा सा सेटअप या 1-2 आदमी मिलके भी कर ले, वहाँ के लोकल सामान जो किसानों को सामान है उसको मार्केटिंग करें, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद। हमसे जो सहयोग होगा हम लोग जरूर करेंगे मिलकर। थैंक यू। बहुत बहुत युवा धन्यवाद हार का हैंड रेज है मुन्नीलाल यादव जी का, तो वो अपना विचार व्यक्त करें। जी ओम। जी, सदन को प्रणाम। बहुत सुंदर चर्चा आदरणीय में राघव जी ने जो प्रस्ताव दिया है, जो मार्गदर्शन दिया है कल भी और आज भी, तो मैं जो योगाहार का उद्देश्य और कई महीनों से या सालों से इस विषय पे लगातार चिंतन होता रहा है, और चिंतन हुआ और फिर उसको वो विषय को फिर छूट गया बीच में। हमेशा ये चर्चाएं होती रही कि हमें योगाहार का एक फाउंडेशन बनाना है, योगाहार की जो पहचान है, योगाहार के जो कार्य है उसका प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, चाहे वो शासन हो, सरकार हो, या मार्केटिंग हो, या कोई भी चीज हो। आपने पंजीयन की बात कही है, वेबसाइट, और इसका पंजीयन हो जाए, वेबसाइट बन जाए। ऑफिस के लिए भी आपने जो मार्गदर्शन दिया है, और जो सदस्यता शुल्क है, और जो आपने एक बात बहुत बड़ी बात की है ईगो की। ईगो जो योगाहार कार्यक्रम के जितने सदस्य, मैं आदरणीय राघव जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ ईगो वाले सब खत्म हो गया है। हमारा लगभग 5वीं साल में हम जा रहे हैं, और ऐसा इसका उदाहरण भी जीता जागता उदाहरण भी है कि अगर हम योग करा रहे हैं, और अगर हमारे दादू जी ने कह दिया कि तुमसे अच्छा तो वो राघव जी करा लेते हैं, जो आदमी योग करा रहा है ऐसा उससे कह दिया जाए, इसके बाद भी उसके निमिष मात्र भी कोई भी वो ना आए कि दादू ने ऐसा क्यों कह दिया। ये ईगो खत्म करने का एक जीता जागता उदाहरण है। तो इस प्रकार से एक उदाहरण बोला है हमने। तो इस प्रकार से ईगो वाले यहाँ कोई नहीं है, इससे बहुत अच्छी बात है। और अगर इसको हम इसको ले जाते हैं तो निश्चित हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 5000 किसानों का
5-5, 10,000 किसानों का लगभग जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती, मार्केटिंग के लिए सरकारी योजनाओं के साथ परंपरागत कृषि विकास योजना, फसल विविधीकरण, इन तमाम योजनाओं से हमारे किसान जुड़े हुए हैं, जो लगभग 10,000 किसान मध्य प्रदेश में आगर मालवा, निवाड़ी जिला, टीकमगढ़ जिला, होशंगाबाद, नर्मदापुरम आदि जिलों में सरकारी योजनाओं से भी जुड़े हैं, जहां मार्केटिंग की आवश्यकता है और एक फाउंडेशन की भी आवश्यकता है उसको, तो इसकी भी पूर्ति होती रहेगी। और ये जो है इतना अति उत्तम जो है आपका वो है उद्देश्य भी हमारा, इसमें हम एक प्राथमिकता ले गौरक्षा और हमें भूमि का जो जैविक ऑर्गेनिक खेती और गौ रक्षा, गौ संवर्धन, गौ नस्ल सुधार, इन तमाम बिंदुओं पे हम अगर काम करेंगे तो निश्चित इस देश में इतिहास लिखेगा। ये योग आहार कार्यक्रम जैसा बिरला योग आहार कार्यक्रम चल रहा है, योग और आहार दोनों चीजों से ही समाज को जोड़ा जा सकता है। इन विभिन्न विकृतियों को से निजात मिलेगी, समाज सुधरेगा। हमारे टीकमगढ़ में अभी नए बच्चों को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, उनको शराब पिला करके, उनकी फोटोग्राफ बना करके, उनके घर से गहने और पैसे का लेकर के, और ऐसा कई बच्चों ने तो आत्महत्याएं कर ली हैं डर के मारे। ऐसा अभी प्रकरण आए हैं, उसका कारण है संस्कार और शिक्षा। इसलिए जो है भारतीय शिक्षा, हमारे संस्कार जो है योग आहार कार्यक्रम से, योग से और भारतीय शिक्षा बोर्ड से ही मिल सकते हैं, जो लगातार हम जो हमारे इस योग आहार कार्यक्रम के माध्यम से हम देश में इसका विस्तार कर सकते हैं। आप सबके इस प्रस्ताव को मैं समर्थन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस पर और चर्चा करें। ओम जी ओम, जी ओम। बहुत सुंदर आपने हमारे योगाहार की यात्रा के संबंध में आदरणीय राघव जी को बताया कि पिछले 1653 दिन से ये योग यात्रा चल रही है और निश्चित रूप से इसमें सारे लोग जुड़े हैं और देश से भी, मतलब हर समय मुख्य वक्ता के रूप में विद्वान लोग आए हैं, उनका भी हमने सुना है। अब अभी यहाँ पर कोई हैंड रेज नहीं है। हरेंद्र जी का जरूर पुनः हैंड रेज है, तो शायद मैं पुनः उन्हें बुलाऊं या पुराना ही हैंड रेज है? जी हो हरेंद्र जी। चलिए, मैं आदरणीय पवन सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि इस विषय में जो चर्चा हुई है उस पर आप जो है अपने विचार व्यक्त करें। फिर मैं आदरणीय सुनील दत्त जी को बुलाता हूं। जी आदरणीय पवन सर। जी धन्यवाद मेरा जी, धन्यवाद आज के मुख्य वक्ता। मैं इस चीज के जो आज चर्चा हुई है उसमें तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन कल जो चर्चा हमारी हुई थी उसमें ये सहमति हुई थी कि हमारे रोशन लाल जी और हमारे राघव जी मिलके शायद एक गूगल फॉर्म की तैयारी करेंगे और उसको आज हम संभवतः चर्चा करेंगे। आज की बात ये जब भी होगा उसके बारे में जरा सी लेके सबके आंकड़े, जो इच्छुक लोग हैं के आंकड़े इकट्ठा करके और प्रश्न क्या पूछे जाने हैं और क्या जवाब, मतलब क्या अपेक्षा की जा रही है। तो पहला तो प्रश्न यह है कि क्या उस विषय पर कोई चर्चा हुई या प्रगति हुई है, तो उसके बारे में कर लें। दूसरा, जो आज भी राघव जी ने बात कही है, जी राघव जी आप पहले इस प्रश्न को लेंगे, फिर मैं दूसरी बात पूछूंगा। जी आदरणीय, इस पे चर्चा हो गई है और चर्चा में हमारे आधा घंटा चर्चा हुई है आदरणीय श्रीमान महोदय जी से, और इसमें निष्कर्ष ये निकला है, उन्होंने हमारे को अपने ईमेल आईडी भेजा है। हम जो भी डेटाबेस कलेक्शन होगा उनके ईमेल आईडी पे जाएगा और उसमें हम सिर्फ 5 क्वेश्चन रखने वाले हैं। उनका नाम, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस, और उन्होंने पास्ट में क्या किया, प्रेजेंट में क्या किया या फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, और योगाहार को लेके उनका क्या सोच विचार है, क्या योगदान देना चाहते हैं। बस ये इतना सा क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास ये डेटाबेस आने के बाद उसमें एक फाइनेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा, क्या वो 1000 रुपए के कम संस्था को, योगाहार को दे सकते हैं क्या। तो बस इतने ही ये छोटे से प्रश्न है, उसकी पूरी भूमिका रात में बन गई है। रात में 2 बजे तक हम इस विषय पे, इस कार्य में लगे रहे और बहुत जल्दी ये गूगल फॉर्म सभी को मिल जाएगा। जी ओम। जी धन्यवाद, आपने परिश्रम किया, आपको अभिनंदन। मेरा इसमें सुझाव यह है कि जो गूगल फॉर्म है, जो प्रारंभिक वाला फॉर्म होगा, उसके बाद आप दूसरे चरण का फॉर्म आएगा, शायद तीसरे चरण का भी आए, क्योंकि हर एक चीज की डिटेलिंग करनी पड़ेगी और उसके समझना पड़ेगा।
तो प्रारंभिक फॉर्म में ही क्या हम जो व्यक्ति की विशेषता है या उसकी स्ट्रेंथ है या जिस विषय पर उनको लगता है कि इसमें कार्य करने की आवश्यकता है, क्या ऐसे कुछ एक दो प्रश्न और जोड़े जा सकते हैं जिससे हमें उन व्यक्ति की विशेषता के बारे में पता लगे, नंबर 1। नंबर 2 जो है, दूसरा जो प्रश्न हो सकता है उसमें हो सकता है कि उसके वो क्योंकि हमारे जो ये कार्य है योगाहार के माध्यम से हम जो कार्य करना चाह रहे हैं वो किसी न किसी समस्या को उसके समाधान की तरफ हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अब प्रश्न ये है कि क्या समस्या का उनके नजर में किस चीज की समस्या का समाधान वो करना चाहते हैं, जिसको उनको लगता है कि उसमें वो की रुचि है कि वो या तो समाधान करें या उनके मन में प्रश्न हो। तो ऐसा एक 2-3 पॉइंट दिए जा सकते हैं, ड्रॉप डाउन किया जा सकता है कि अच्छा ये प्रश्न या ये मुद्दे उनको लगते हैं बहुत महत्वपूर्ण है और जिसको योगाहार के माध्यम से किया जाना लाभप्रद रहेगा, फायदेमंद रहेगा। ऐसा भी मेरा एक सुझाव है, अगर इसको कर सकते हैं तो उससे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप उसके आधार पर आप सेग्रीगेट कर सकते हैं लोगों को जो केवल कृषि वाले हैं या जो लोग जिनकी स्ट्रेंथ कृषि में है या वो लोग जिनकी स्ट्रेंथ जो है स्वास्थ्य पर है या जिनकी स्ट्रेंथ अन्य किसी एक विषय पर हो सकती है। और मुझे लगता है कि समान स्ट्रेंथ वाले जो भी लोग हैं उनके अगर आप आने वाले समय पर सब ग्रुप बनाएंगे और उनके साथ वो फोकस्ड अपनी चर्चा करें, योगाहार के अलावा भी वो चर्चा कर सकते हैं, तो आपके इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसके विस्तारित करने के लिए, उसकी प्लानिंग करने के लिए शायद बेहतर तरीके से वो चीजें संचालित हो सके। ऐसा एक सुझाव है जिससे कि आपकी आंकड़ा आधारित जो भी आपकी प्लानिंग है उसमें आपको सही दिशा मिल सकती है, शायद बेहतर दिशा मिल सकती है अगर इस तरह से काम करते हैं। नहीं तो अगर हम सब चीज को एक साथ ले करके करेंगे तो जो चीज महत्वपूर्ण है, जिसके लिए ज्यादा लोग इच्छुक हैं, उसको भी उतनी ही मिल रही है और जो चीज में एक आध ही लोग इच्छुक हैं उनको भी बराबर महत्व मिल रहा है। ऐसा नहीं कि महत्व नहीं है, लेकिन उसको उसकी आगे प्लानिंग और सबके विचार जो उसमें जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको पर्याप्त रूप से एक फोकस करने का एक माध्यम मंच मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये हो गई हमारी प्रारंभिक चर्चा और उसी के साथ समाधान इस चीज का भी छुपा हुआ है कि इसको आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाए। तो जाहिर है कि जो लोग किस चीज में जिसकी पारंगत है, किसी का लेवल 5वां हो सकता है, किसी का 30वां हो सकता है, किसी का एक पहला लेवल भी हो सकता है। तो लेकिन ये लोग अगर आपस में एक ही चीज का टॉपिक वाइज अगर वो फोकस होकर के काम करते हैं और फोकस होकर चर्चा करते हैं और फोकस होकर के अपनी प्रणाली के ऊपर अपनी जो चीज उनको लगती है कि इसको किया जाना है, तो इसका एक बेहतर लाभ मिल पाएगा और उसके आधार पर जब ये होगा तो आपको फिर ये संस्था जो है के उद्देश्य और उसके कार्य प्रणाली और उसके करने पर भी मदद मिलेगी। यह संस्था का केवल रजिस्ट्रेशन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ ही उसको चलाना ज्यादा महत्वपूर्ण है और लंबे समय तक चलाना और भी फायदेमंद है। नहीं तो होता यह है कि लोग सोचते हैं कि हाँ हम करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन फिर वो जोश में आकर के जो चीजें हैं, कई सारी चीजें छूट सकती है, छूट जाती हैं। मेरा ऐसा अनुभव है। जब हमने इस योगाहार कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि हम इतने लंबे समय तक कार्य कर भी पाएंगे। हालांकि शुभकामनाएं सबने दी थी, लेकिन अभी ये 4.5 साल 1653 दिन हो गए हैं। तो इस तरह से अब आगे भी लग रहा है क्योंकि इसमें सब लोग मिलकर के अपना योगदान कर रहे हैं स्वेच्छा से। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो हमारी सीख है, योगाहार से ही सीख है कि स्वेच्छा से कार्य करना ज्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत की जो चीजें अन्य तरह से होती हैं, जिसका आपने भी उदाहरण दिए थे। तो ये स्वेच्छा से काम करने वाले लोगों की चिन्हीकरण करना, उनकी रुचियों का चिन्हीकरण करना और उनके जो कार्य उनके द्वारा किए जा सकते हैं का चिन्हीकरण करना बहुत जरूरी है। और इस तरह से हम छोटे से ही शुरुआत करें, लेकिन अच्छी शुरुआत करें, पक्की शुरुआत करें
और लंबे समय को ध्यान में रखते हुए जो नींव डाली जाएगी वो उस अच्छे अच्छे विचारों के, बिना ईगो की, बिना छोटे बड़े का ध्यान करते हुए इस तरह से हम करें, लेकिन उसको एक फॉर्मल रूप देते हुए ऐसा अगर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जमीनी स्तर पर जो कार्य होना है, जमीनी स्तर पर जो गतिविधियां होनी है, वो कहाँ पर होंगी, ये भी चर्चा का विषय है, क्योंकि एक दिन में इसके ऊपर चर्चा होके उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि प्रॉब्लम हमारे साथ ये भी है, हमें समझना ये भी है कि हमारी स्ट्रेंथ तो बहुत सारी है, लेकिन हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी कमजोरियां क्या है। एक तो जैसा हम है कि हम वर्चुअल हैं, हम एक दूसरे के साथ शायद 2 या 3 बार ही मिले हुए हैं, 2 बार ही मिले हुए ये तक के, और उसमें भी बहुत सारे अन्य लोग भी मिले जो कि निरंतर नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हमारे साथ हैं। तो कुछ हमारी स्ट्रेंथ है, कुछ हमारी वीकनेसेस भी हैं, इसका भी चिन्हीकरण करना बहुत जरूरी है। मेरा ये भी मुझे मानना है कि अन्य जगह पर जो आपने कहा कि अन्य जगह पर ऐसे उदाहरण नहीं है, अब मैं उदाहरण देना चाहता हूँ ओएनडीसी का। भारत सरकार की योजना है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी उत्पाद को रख सकता है और उसको बेच सकता है। मैंने खुद उपभोक्ता होने के नाते ओएनडीसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का प्रयास किया और मुझे लगा हाँ यहाँ से मैं खरीद लूँ, लेकिन उसकी जो पोस्टेज का जो खर्चा है वो इतना ज्यादा था कि मुझे लगा कि ये तो बहुत ज्यादा महंगा सामान मुझे मिल रहा है। तो क्या हुआ कि हमारी रुचि जो है वो नहीं हो पाई कि पोस्टेज की आपकी जो कॉस्ट है वो तो बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसका विकल्प होना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा अपने अपने को ध्यान में रखते हुए, किसी और के लिए नहीं। कि इतने मात्रा में जितना कि 1 किलो का आपका रेट है उससे ज्यादा आपकी पोस्टेज में अगर खर्च आ रहा है, तो ऐसा करके भी फायदा नहीं है, क्योंकि आप 50% से ज्यादा तो पोस्टल विभाग को दे देंगे और फिर जो किसान के लिए हम सोच रहे थे वहां पर तो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो ये ओएनडीसी या माई स्टोर करके जो है भारत सरकार की भी ऐसी थी। तो ऐसे हमने चर्चा इस बारे में भी कोर्ट में की थी कि हमारा क्या सामग्री का आदान प्रदान हो सकता है। जहाँ पर सेब हो रहा है वहां से उदाहरण के लिए दूसरी जगह पर सोयाबीन हो रहा है, तो आपस में क्या वो आदान प्रदान कर सकते हैं, उससे आपका खर्चा भी कम होगा और शायद खर्चा आपका कम हो जाए और एक दूसरे को आप शुद्ध चीजें आपस में ही लोगों को के ग्रुप बना करके उसको हम उपभोक्ता भी कह सकते हैं, उसके माध्यम से भी वहां पर हम एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, बार्टर कर सकते हैं। जस्ट एक उदाहरण है, तो आपने पैसे का लेन देन भी आपने कम कर लिया या हटा दिया, और इस तरह तो ऐसे भी कुछ आइडियाज के ऊपर हम फिर से बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि योगाहार के परिप्रेक्ष्य में कौन सी चीजें सफलता पूर्वक की जा सकती है अलग अलग सेक्टर में, और उसमें से भी कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि सफलता नहीं मिल सकती है। तो मेरा मेरा ये भी मानना है कि हम अपनी इस प्लानिंग को जरा सी और डिटेल्ड रूप में करने की आवश्यकता है, और इसको इस योगाहार कार्यक्रम के अलावा भी जिन लोगों की रुचि है उनकी सहभागिता के साथ, पूर्ण सहभागिता के साथ अलग से भी अगर करेंगे तो शायद इस चीज की आपकी सफलता होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और सफलताएं की संभावना का मतलब यह है कि हमारी संभावना ये भी रहती है कि आप फेल भी हो सकते हैं। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए और इस तरह से कार्य कर किया जाएगा तो शायद हम और अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा मेरा अभी तक के कमेंट्स हैं, ऐसे कुछ सुझाव हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। ओम, बहुत सुंदर आपने दिया। मैं राघव जी से निवेदन करता हूं कि वो इन बातों पर अपने विचार व्यक्त करें, फिर मैं सुनील दत्त जी को आमंत्रित करता हूं। जी हो। आदरणीय भाई साहब जी ने बहुत सुंदर विचार रखे, और सबसे सुंदर ये बात है कि जो भी उन्होंने सुंदर विचार रखे वो सभी के सभी हमने अपने रजिस्टर में लिख लिए हैं, और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके हर शब्द पे गहन चिंतन होगा और कार्य भी होगा। जैसे आपने बताया कि गूगल फॉर्म के भी चरण हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल इसमें चरण हो सकते हैं, क्योंकि हम इतना बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं,
तो उसमें हमें कई चरणों में जानकारी चाहिए होगी। इवन हम तो साइकोलॉजिकल लेवल पे भी सोच रहे हैं कि कैसे कैसे मतलब उनसे भी मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी लगाएंगे एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भी शायद हो सकते हैं कि प्रकृति ने उनको भेजा किसी और के लिए हो और वो काम कोई मतलब उल्टा कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो क्या पता योगाहार के माध्यम से जिसके लिए प्रकृति ने उनको भेजा वही कार्य वो कर पाए। तो मेरा तो कुछ इस तरह का प्रयास भी चल रहा है कि एक व्यक्ति को बुलाया जाए, एक एक्सपर्ट को बुलाया जाए और योगाहार की टीम को बुलाया जाए। अच्छा पूछा जाए आप क्या काम करते थे, गौ सेवा करते हैं। पता पड़ा कि गौ सेवा करते करते ना वो म्यूजिक को मतलब गुनगुनाते रहता है। तो इसका मतलब ये है कि उसे म्यूजिशियन होना चाहिए था, या वो एक अच्छा संगीतकार भी बन सकता है, वो एक कला छुपी हुई है। और अगर उसको ये बता दिया जाए अरे प्रकृति ने तो आपको संगीतकार बना के भेजा था, आप गौ सेवा कर रहे हैं, तो क्या पता उसके लाइफ में कुछ इनोवेशन आ जाए या कुछ और अच्छा हो जाए। तो जितना भी आपने कहा है हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों पे तो बहुत गहन अमल किया ही जाए और इसके साथ और भी गहराई में जाके और सटीक से सटीक समाधान निकाला जाए। तो योगदान क्या है, क्या रहेगा, वीकनेस क्या है, आपने बहुत सुंदर बात कही और ये एक गहरा विषय है। फिर एक ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात की, तो ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे जानकारी है, उसको पढ़ा भी है, गहराई से देखा भी है। कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं, लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म बनाने की तरफ जिस तरफ है उस तरफ शायद भारत में भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मुझे ही पता है अभी आप सबको मैं उसको बता नहीं पाया हूँ। प्रयास करूंगा कि धीरे धीरे हम वहां तक पहुंच सके कि हम क्या एग्जैक्टली बनाना चाह रहे हैं। तो आपके सभी सुंदर विचारों को मैंने लिख लिया है, इस पे गहन चिंतन होगा। हम इस पे दोबारा से हम बैठेंगे राउत जी के साथ और जैसा आपने हमारा मार्गदर्शन किया है, जब हम कोई भी चीज बनाएंगे या क्रिएट करेंगे तो उसमें आपके विचार भी उसमें झलकेंगे, या आपको लगेगा कि आपकी बात सुन के हम डॉक्यूमेंट पे भी लेके आ गए। जी मेरी बात समाप्त हुई। सुनील दत्त जी आप अपना विचार व्यक्त करें जी। मैं सारी बातों से सहमत हूँ। मेरा एक प्रश्न था, आप थोड़ा मेरा सा एक प्रश्न था हाँ मेरा एक प्रश्न था राघव जी से, सदन को ओम। प्रश्न ये था कि किसानों को किस तरह से रसायन मुक्त खेती के लिए प्रेरित किया जाए, और अगर वो रसायन मुक्त खेती के लिए प्रेरित होते हैं तो उनका उत्पादन न घटे, इस तरह से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए कि किसान इस ओर अग्रसर हो। जी जी मुझे लगता है इसके लिए भारतवर्ष में बहुत महान बाप इसका भी इस विषय पर पड़ेगा, बहुत सुंदर विषय है। लेकिन अगर आप सुभाष पालेकर कृषि के बारे में जानेंगे या यूट्यूब के माध्यम से उनको सुनने का प्रयास करेंगे, अगर आप मुझे मैसेज कर देते हैं या किसी के माध्यम से मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, एक लिस्ट बना रखी है कि अगर ये कुछ चुनिंदा वीडियो कोई देख लेता है तो उसका घर बैठे ट्रेनिंग भी हो जाएगी और घर बैठे समस्या का समाधान भी मिल जाएगा और वो स्वयं इनिशिएटिव ले सकता है। बाकी प्रैक्टिकल के लिए 2-3 दिन उनके पास जाया जा सकता है, मिला जा सकता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है। उसके बाद जो आपने प्रश्न किए हैं उनका सभी का समाधान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ना कि कृषि को ही कराया है बल्कि मार्केटिंग के लिए छोटे छोटे मार्केट खड़े किए हैं, जो जिन मार्केट में मैं स्वयं जाकर विजिट भी किया है और वहां से परचेजिंग भी की है। और सभी किसानों ने मिलके, जैसे अभी बताया आदरणीय मुझे भाई साहब जी ने बताया था कि यहाँ पे 10,000 किसान जुड़े हुए हैं, टीकमगढ़ सरकारी योजनाओं से ऐसे किसान जुड़े हुए हैं। तो हम आराम से सुबह का एक मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे
अभी संडे मार्केट चल रहा है, कहीं कहीं मंडे मार्केट चल रहा है, कहीं हमारे बाजार चल रहे हैं, कहीं हाट चल रहे हैं। तो योगा हार के माध्यम से छोटे छोटे मार्केट खड़े किए जा सकते हैं, जिसमें कि सभी किसान आएंगे, अपनी दुकान लगाएंगे, सामान बेचेंगे, घर जाएंगे। योगा हार कृषि भी कराएगा, देसी बीज भी देगा, लोगों को सामान भी बिकवाएगा, और कुछ बच भी जाएगा तो फिर हम उसके लिए कुछ एक मॉडल बना सकते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे इनिशिएटिव ले सकते हैं। लेकिन अब इसमें प्रश्न आएगा कि योगा हार को क्या मिलेगा। तो उसमें ऐसा क्या कर सकते हैं, क्योंकि किसान को हम एक प्लेटफॉर्म पर करा रहे हैं, तो हम उनसे बोल सकते हैं कि एक सर्टेन फीस हो गई दिन का 50 रुपये या 100 रुपये। अगर ऐसे 100 लोग आए तो वो डोनेशन के तौर पे हमें दे सकते हैं। उससे हम उनके लिए व्यवस्था कर पाएं, साफ सफाई कर पाएं, उनको जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो प्रोवाइड कर पाएं। तो ऐसे बहुत सारे यूनिक मॉडल चल रहे हैं, बहुत सारे 5 स्टार 4 स्टार होटल में चल रहे हैं, बहुत सारे पार्क में बिजनेस चल रहे हैं, बहुत सारी मंडियों में चल रहे हैं, बहुत सारे जो लोग फ्लैट में रहते हैं, बहुत सारे फ्लैटों में ये सारे सिस्टम चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल हमारे सामने हैं। तो मुझे लगता है इसके लिए आपको आदरणीय पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर जी से मिलना चाहिए, और उनका नंबर हम आपको दे देंगे, या उनके प्रोग्राम के बारे में सूचना भी दे देंगे। और जो उन्होंने एक लिस्ट बना रखा है वो भी हम आपको आज की आज प्रोवाइड करा देंगे। या आदरणीय हमारे पास राउत जी का नंबर है, आदरणीय विक्रम भैया जी का नंबर है, उनको भेज देते हैं, वो आपको जानकारी भेज देंगे। मेरी बात समाप्त हुई। जी धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं डॉक्टर किशोर दुबे को सादर आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपनी बात करें। धन्यवाद मेहरा जी। आदरणीय जी। धन्यवाद जी। जी जो चर्चा चल रही है जी जी, जो चर्चा चल रही है बहुत अच्छी है, कुछ नया करने की और योगाहार के माध्यम से करने की यह चर्चा है। 2-3 बिंदु को मैं रखता हूं। एक तो पवन सर ने जो बात कही वो तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान देना ही है। 2-3 बिंदु ऐसे हैं। एक तो जो हमारे मुख्य अतिथि जी ने बात रखी, उसमें सर्विस प्रोवाइडर्स के अलग अलग प्रकार के लोग उसमें रहे, यह जो कल्पना है उस कल्पना से हम मतलब समर्थन करते हैं। लेकिन सिर्फ उसमें जो भूत प्रेत उठाने वाले या बाकी ऐसे कोई एक्सपर्ट रखा जाए, इसके हम टोटली विरोध में है, क्योंकि वो अंधश्रद्धा फैलाने वाली बात है। तो ऐसे किसी भी एक्सपर्ट को या ऐसे किसी भी गतिविधि वाले को उसमें स्थान नहीं देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि आज हम 1500-1600 दिन से ये काम कर रहे हैं, और जो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से हजारों किसानों से हमारा ग्रुप और हमारा जो सबका संपर्क है, तो उनकी सबकी समस्या एक ही है कि चाहे सुभाष पालेकर जी का फार्मूला हो या पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का फार्मूला हो, कई लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्शन तो करना चाहते हैं, मतलब वहां तक समझ गए हैं। उनकी सबकी समस्या है कि बेचना कैसे। मैं नागपुर जैसे बड़े शहर में रहता हूँ, और वहां पे कई प्रकार के लोग मुझे मिलते हैं। वो बोलते हैं कि सर हम ऑर्गेनिक लेने को लालायित है, लेकिन ऑर्गेनिक सही ऑर्गेनिक मिलता नहीं, ऑर्गेनिक के नाम पे मिलावट है, या फिर मॉल में जाओ तो वहां पे बहुत ही महंगा होता है। सबसे समस्या ये है कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर और ऑर्गेनिक कंज्यूमर्स, ये दोनों का अगर हम मिलाप कर सके तो बहुत बड़ा काम हो सकता। और ऑर्गेनिक कंज्यूमर्स की संख्या अगर बढ़ानी है तो कुछ निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसान नहीं कर पाएंगे। वो आप और हम जैसे जो लोग हैं, जो ये जानते हैं कि वेबसाइट बनाना, नेटवर्क बनाना, कंज्यूमर्स को इकट्ठा करना। तो कंज्यूमर स्टोर्स जो है, उनके किसानों को हम वेबसाइट के माध्यम से या किसी भी और माध्यम से, जो शहरी कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स ग्रुप्स है, कंज्यूमर स्टोर्स है, या जो अलग अलग संगठन बने हैं कंज्यूमर्स के, वो उनको यदि हम एनरोल करते हैं और उनके साथ में यदि हम किसानों को जोड़ देते हैं, मिनिमम उतना भी अगर किया तो कम से कम उनको पता चलेगा कि सही किसान कहाँ पे है करके। एक ये चीज हो सकती है। दूसरा सही बात होती है कि ब्रांडिंग की। अभी महाराष्ट्र में 2-4 दिन के पहले एक निर्णय हो रहा है कि अभी बगैर ब्रांडिंग का जो लोगों को लूटना चल रहा है, तो बगैर सर्टिफाइड का माल नहीं बेचना जाना चाहिए। सर्टिफाइड का सर्टिफिकेशन करके ही ऑर्गेनिक का माल बेचा जाए। इस प्रकार का कुछ प्रस्ताव अभी विधानसभा में आने वाला है। तो निश्चित रूप से यह एक ऐसा कदम होगा कि जिससे किसानों को भी
फायदा मिलेगा कि हाँ ये मेरे सर्टिफाइड है करके, और कंज्यूमर्स की भी लूट बंद होगी। तो निश्चित रूप से वो ऐसा सर्टिफाइड ही चीजें अगर बेचने में आई और उसको सर्टिफिकेट लगा, जैसा सर्टिफाइड सीड होता है वैसे ही सर्टिफाइड प्रोड्यूस यदि होता है तो निश्चित रूप से कंज्यूमर्स का और इसका फायदा दोनों का होगा। जैसा जैसे कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ेगी तो किसानों का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उनको भी 2 पैसे मिलेंगे। अंत में एक बात है कि निश्चित रूप से मैं इस प्लेटफॉर्म पे कई बार बोल चुका हूँ और कई एक्सपर्ट्स ने भी उस चीज को दोहराया है कि हमारा एक ब्रांड बनना चाहिए, जैसा लिज्जत का ब्रांड है कि भले हजारों लोगों से वो पपड़ बनवाते हैं और लोगों को बेचते हैं, लेकिन लिज्जत ब्रांड जो है खादी इसका कमीशन का, वो एक ब्रांड बन गया है जिससे कोई किसी भी शहर में जाओ तो ऐसा ब्रांड बनता है। ब्रांड के माध्यम से ये चीज हो सकती है। तो वैसा ही कोई ब्रांडिंग अगर होता है, कल भी हमारे मुख्य अतिथि जी ने बोली थी कि ब्रांडिंग अगर हम कर सके तो निश्चित रूप से उसकी एक जो लोगों में एक संदेश जाएगा कि भाई अच्छी चीज वो हो सकती है किसानों के लिए भी, प्रोड्यूसर्स के यानी मार्केटिंग के लिए भी, तो उस तरह से कुछ हो। अंतिम बात यह है कि पवन सर ने जो बात कही थी, हमारी इसके पहले भी इस प्लेटफॉर्म पर और हमारी व्यक्तिगत भी बात हुई थी कि कुछ लोगों ने प्रोड्यूस किया। हमारे मध्य प्रदेश के जो किसान थे, हमारे मुन्नीलाल जी और बाकी, उनसे भी हमारी 1-2 साल के पहले बात हुई थी कि किसानों ने प्रोड्यूस तो किया, अब मार्केटिंग कहाँ करे। तो हमने बंबई में कुछ लोगों को पवन सर के माध्यम से और औरों के माध्यम से कुछ मार्केटिंग करने वाले कंपनियों से हमने बात की थी। तो उनका सबका यही कहना था कि हम 5-10 क्विंटल के लिए या एक आध टन के लिए हम परचेस ही नहीं कर सकते और ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता। ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको कम से कम गाड़ी भरनी चाहिए। तो गाड़ी भरने के लिए उसी तरह से वहां पे सेंटर्स होने चाहिए। जब तक पूरा जो ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि सब आ जाके मसला ट्रांसपोर्ट भी आता है, जैसा पवन सर ने बोला कि खरीदारी से तो पोस्टेज का ही खर्चा ज्यादा आ रहा, बस यही बात होती है। तो इसलिए हमको ये ट्रांसपोर्ट के छोटे-छोटे, अगर जहाँ पे एक सेंटर है, जैसा कि अब होशंगाबाद सेंटर है, तो वहां पे एक ट्रक कम से कम माल बनना चाहिए। ऐसे ही उस एरिया में अगर महाराष्ट्र में है तो दूसरे एरिया में, तो हमारे हरियाणा के भी कुछ जो जिसके योगाहार के साथी थे उनसे भी हमारी बात हुई थी। वो कह रहे भाई ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र में अगर तुअर हो सकती है तो वो तुअर हरियाणा में भेजी जाए, वहां से जो बासमती राइस या अलग अलग प्रकार की चीजें हैं वो यही भेजी जाए। इस तरह का अगर कुछ कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं तो ट्रांसपोर्ट कास्ट कम होंगी और निश्चित रूप से उसी जरिए किसानों को और कंज्यूमर्स को फायदा मिलेगा। ये कुछ बिंदु है। तो इन बिंदुओं पर यदि योगा हर काम करता तो निश्चित रूप से किसानों को भी लाभ मिलेगा, कंज्यूमर्स को भी लाभ मिलेगा, और हम सबका जो एक सपना है कि भाई ऑर्गेनिक अगर लोग खाते हैं तो कैंसर मुक्त होंगे, बीमारी मुक्त होंगे, इस दिशा में पहल होंगी। ये मेरी बात खत्म हुई। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिन बातों पर बहुत दिनों से चर्चा हो रही है उसको फिर से आपने दोहराया है। अब मैं आदरणीय राघव जी से इसका उत्तर चाहते हैं। जी आदरणीय राघव जी। जी, आदरणीय हमारे परम पूज्य श्रीमान जी ने बहुत सुंदर विचार रखा। एक जो प्रश्न उन्होंने किया भूत प्रेत का, हम उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं, ये चर्चा का विषय भी नहीं है और हम इसको पे चर्चा भी नहीं करेंगे दोबारा। तो सबसे पहले इस विचार पे हमारी सहमति बन गई है। दूसरा विचार आदरणीय श्रीमान महोदय जी ने रखा कि ऑर्गेनिक के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, सर्टिफिकेशन के ऊपर, ब्रांड के ऊपर और ट्रेडिंग के ऊपर, जो मैं समझता है कि अगर स्टेट के बीच में करना है, बल्क में करना है, तो उसके लिए एक ट्रेडिंग शब्द उपयोग किया जाता है जिससे किसान और कंज्यूमर को फायदा मिल सके। तो एक विचारधारा है जिसपे जैसे 2 पॉलिटिकल पार्टियों में लड़ाई हो जाती है तो उसकी संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं विचार रखने जा रहा हूँ इस पर अगर गंभीरता से चिंतन होगा तो शायद हमारे विचारों में मतभेद नहीं होगा। तो जो ऑर्गेनिक है वो सही व्यवस्था नहीं, बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा और सभी से प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि सभी जो भी महानुभाव हैं ऑर्गेनिक और जैविक व्यवस्था को भी समझे। और जो सुभाष पालेकर जी ने एक जो सुंदर मॉडल दिया है, जिस व्यवस्था को प्रकृति व्यवस्था कहा है, वो व्यवस्था क्या है, जब तक हम इन दोनों को समझेंगे नहीं तब तक मैं चाहूँगा नहीं कि कोई इस पे ये करे कि गलत क्या है सही कहा है। लेकिन मैं इसमें एक क्वेश्चन मार्क रेज जरूर कर देता हूँ। हमारे परम पूज्य पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर जी ने कहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर डेंजरस देन एटम बम।
इससे ना तो किसी का किसान का उद्धार हो सकता है, ना तो शहर में रहने वाले व्यक्ति का उद्धार रह सकता है, ना ऑर्गेनिक कोई खा सकता है, ना किसान उगा सकता है, ना इसका कोई मॉडल बन सकता है। ये बिल्कुल एक कुछ ऐसा मार्केट में परोसा गया है जिससे कि मतलब वो किसके लिए है कुछ पता ही नहीं है। लेकिन इस पे गंभीर चिंतन किया जाए, सभी अपने अपने स्तर से चिंतन करें और फिर हम इस पे विचार कर सकते हैं। दूसरा है सर्टिफिकेशन का। तो जो सर्टिफिकेशन वाला जो मोनोपोली है वो इतना मतलब इतना पेचीदा और ऐसा इतना परेशान करने वाला है कि जो किसान 5 साल में मरना है वो शायद हो सकता है 2 साल में मर जाए, है ना। जैसे लड़कियों के लिए तो इसके लिए सर्टिफिकेशन की जो समस्याओं को समाधान करने के लिए अभी प्राकृतिक कृषि पे भी सर्टिफिकेशन आने वाला है, ऐसा विचार चल रहा है। लेकिन मुझे ना सबसे सुंदर मॉडल लगा पीजीएस, और हमने स्वयं ने एक मॉडल बनाया कि पीजीएस वीजीएस भी नहीं होना चाहिए, एक ऐसा सर्टिफिकेशन होना चाहिए जिसको बोलते हैं किसान सेल्फ सर्टिफिकेशन। अरे मेरी जमीन मेरी प्रॉपर्टी, जैसे एक वैक्सीन का एक अभियान चला था कि भाई मेरी बॉडी है तो मैं डिसाइड करूँ ना कि वैक्सीन मुझे लगवानी है नहीं लगवानी है। आप जबरदस्ती क्यों करेंगे? मेरे को मैं अगर बीमार हूं तो मैं तय करूंगा ना कि भाई मेरे को क्या लगना है क्या नहीं लगना है। तो किसान मैं हूँ, उगा मैं रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। आप कौन हो? थर्ड पार्टी कौन हो जिसको खेती का कृषि का क्या नहीं पता, जिसको गाय नहीं पता भैंस नहीं पता, उसे ये नहीं पता बैल और गाय में और भैंस में क्या अंतर होता है, या भैंस या भैंसे में क्या अंतर होता है, या गाय में या सांड में क्या अंतर होता है। वो लोग आके हमारे को सर्टिफिकेशन देंगे। तो ये जो सर्टिफिकेशन का पूरा जाल है ये कंप्लीटली फेक और किसानों को और सबको नुकसान देने वाला है। इस पे बहुत गंभीर चिंतन किया जाना चाहिए और मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ठीक है, सर्टिफिकेशन वाली बात से ये बहुत ही पेचीदा और बहुत ही क्रिटिकल विषय है, इससे किसी का भी उद्धार होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें योगाहार को स्वयं ही अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए कि भाई हम योगाहार ने सर्टिफाइड किया है, दैट्स इट। योगाहार ने सर्टिफाइड किया है कि इसका मतलब योगाहार की किसी भी व्यक्ति की टीम के मार्गदर्शन में ये काम हो रहा है और तो ये अच्छा होगा, दैट्स इट। तो हम जो ये 5 सालों से या 4.5 सालों से जो काम कर रहे हैं तो हम खुद सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, ये बता सकते हैं 16-17 दिन की हमारी मेहनत कमा सकते हैं। हम किसी ऐसी कंपनी पे निर्भर ना रहें जिसको यही ना पता कि गाय गोबर करती है भैंस गोबर करती है या भैंस कुछ और करती है। तो सर्टिफिकेशन देने वाले एक नंबर के वाहियात मूर्ख बेवकूफ आदमी हैं। मैं उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और हमें लगता है कि ऐसी चीजों के लिए योगाहार को आगे आना चाहिए और इसमें भी इनोवेटिव मॉडल ढूंढना चाहिए। और हमने एक इनोवेटिव मॉडल ऑलरेडी लगा रखा है कि भाई मैं किसान हूं, मैं तय करूंगा, ये मेरा पड़ोसी इसी किसान तय करेगा। और पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर ब्राजील में मॉडल चल रहा है जिसको पीजीएस बोलते हैं, और उसकी जो फीस होती है सबसे कम होती है, मतलब 1000 रुपए में आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। उसमें क्या होता है, एक किसान अपने पड़ोसी का ध्यान रखता है, एक पड़ोसी किसान दूसरे का ध्यान रखता है, सब एक दूसरे की इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। इंस्पेक्शन तो कुछ नहीं, सपोर्ट करते हैं। और जिससे क्या होता है कि एक हर तरीके से मतलब इसको कम्युनिटी फार्मिंग कह सकते हैं। और कम्युनिटी का एक व्यक्ति होता है जो उस कम्युनिटी को मैनेज करता है जाके, और किसी भी तरह की समस्या होती है तो समाधान कर देता है। बेसिकली आदमी किसान मार कब खाता है कि जब उसको कोई समस्या हो, उसके साथ कोई खड़ा ना हो, और तब फिर वो आनंद फानन में कुछ भी करता है। कोई शराब फेंक रहा है, कोई इनो फेंक रहा है, कोई तम्बाकू फेंक रहा है, कोई नमक फेंक रहा है ना। किसी ने बता दिया अरे कोको कोला छिड़क लो। मतलब किसान तो भाई क्या है, उसके पास तो एक ही ऑप्शन है, उसी से उसको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा रोजगार फैमिली के सारे खर्चे सब उससे जी ही जी निकलने हैं। जी मैं भी जी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, तो मेरे स्कूल में मेरा टीचर बोलता था बेटा फीस ले क्या, तेरा नाम काट दूंगा। मैं माता से पूछता था माता जी फीस के लिए बोले, तो कह रहे कि भाई जब धान बिक जाएंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। मैंने वो दर्द खुद सहा है जी कि बाल ओम जी ओम कटवाने हैं, बाल भैया। बड़े बड़े हो रहे हैं। जी राघव जी, जी थोड़ा सा जी अभी बहुत आगे बात बढ़ रही है, 3 हैंड रेज हैं। जी जी पहला तो प्रश्न छोटे हो अशोक जी, 5 मिनट हम ले रहे हैं योगाहार के। आपका जी ओम प्रश्न जी और फिर पवन सर जी का और डीडी शर्मा जी के, बस छोटे छोटे जी प्रश्न कर लो जी जी ओम मुझे। जी ओम हाँ धन्यवाद। मैं सर्टिफिकेशन के संबंध में भी सहमत हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेशन करना तो ये अधिकारी एक नया जाल फेंकेगा आदमी के ऊपर, और वो खुद का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। मैंने करवा के देख लिया, वो नकली सर्टिफिकेशन हो जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि उसमें सर्टिफिकेशन का ठप्पा लग गया तुम्हारा माल बिल्कुल असली हो। सरकारी का तो इसमें कुछ इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। हाँ, जहाँ क्योंकि ये तो सरकार सब इन्वॉल्व हुई गड़बड़ वहाँ गड़बड़ पैदा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? वहां तो नकली मिल जाता है, खूब पैसे दे और मिले 5-5 हजार रुपए लेते हैं वो साल के।
है कि नहीं, और उसको परेशान किसान को बिना मतलब, वो तो बेसिक कर लो, वो सर्टिफिकेशन कोई तब मैं तो नहीं। मेन चीज शुद्धता होना चाहिए आप में, कि आपने ईमानदारी से वो जो जीएस सिस्टम की किया कि नहीं किया, वो एक मेन चीज होना चाहिए। बहुत सर्टिफिकेशन होना है, हमारे मध्य प्रदेश में भी इतने सर्टिफिकेशन है, और माल देखो तो उनका पूरा नकली है, ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि आदरणीय जो सब किया राघव जी एक बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत निश्चित रूप से होना चाहिए। सबसे मेन समस्या ही जैविक वालों की है कि उनकी मार्केटिंग, हम जैसे लोगों की मार्केटिंग कच्ची है। मार्केटिंग की अगर अच्छी व्यवस्था हो तो उसको अच्छा दाम मिले तुलनात्मक रूप से, कि जो रासायनिक करता है और जैविक करता है, तो उसको तुलनात्मक रूप से होना चाहिए। कोई भी आदमी जब तक उसको आर्थिक रूप से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, जब तक वो इस चीज में नहीं आएगा, क्योंकि आजकल अर्थ का बहुत बड़ा महत्व हो गया है, तो वो तुलनात्मक रूप से देखेगा कि मैं जो रासायनिक कर रहा हूँ जैविक कर रहा हूँ, मेरे को ये पैसे ज्यादा मिलेंगे, उसमें ही किसान जाएगा, तो वो व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन है राघव जी से, आप दर्शन तो करवा दो प्रभु, हम आपको देख ही नहीं रहे हैं, 2 दिन से देख रहे हैं, आपकी वाणी सुन रहे हैं, आपके बहुत विचार अच्छे, दर्शन करवा दीजिए जी। ओम धन्यवाद। ये बहुत बढ़िया। सर्टिफिकेशन के संबंध में अब मैं आदरणीय डीडी शर्मा जी को बुलाता हूँ, फिर पवन सर जी को। डीडी शर्मा जी, जी। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें ज़्यादा सबसे पहला काम ये है कि हमें इसका पंजीकरण करना है, और जब तक पंजीकरण नहीं होगा, पिछले 2 साल से मैं यही बात कर रहा हूँ, सबसे पहला काम है कि जो जो ये सही कहा इन्होंने कि 1000 रुपया देने को कौन तैयार है, वो हमारे काम आएगा पंजीकरण के। तो ये डॉक्टर रोशन लाल ही इसमें इनके साथ मिलके काम करेंगे, मेरा ये विचार है बस। जी जी जी, ठीक। आदरणीय, एक बात तो मेरी थोड़ी सी इनके संबंध में है, राघव जी के। इन्होंने कहा सर्टिफिकेशन करने वाले बेवकूफ़ है, ऐसे शब्दों का उपयोग हमारे इस सदन में किसी के प्रति भी नहीं होना चाहिए। कृपया आगे ध्यान रखें, किसी को हम ऐसे शब्द बोले ही नहीं। ठीक है, सबके अपने अपने काम है। मैं आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वे आए जियो। आदरणीय कहना चाहता हूँ, मैं इसके लिए बहुत प्रयास करूंगा। इस गलती को मैं लिखूंगा भी, जिससे कि जीवन में दोबारा ना हो, ऐसा प्रयास चलेगा। बहुत बहुत बारंबार मैं इस शब्द के लिए क्षमा चाहता हूँ। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद राघव जी, बहुत सुंदर। धीरे धीरे हम अपने कार्यों के प्रति और ज्यादा समर्पित होकर के काम करें। मैं ये सर्टिफिकेशन के ऊपर मैं बिल्कुल मैंने गंभीरता से काम किया, और मैंने भुवनेश्वर राय जी मुझे नहीं दिख रहे हैं, मेरा अनुरोध रहेगा मुनीलाल जी से कि कल उनको आप जरूर बुला लें। और जो हमने सर्टिफिकेशन के ऊपर, सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर थोड़ा सा एक बड़ा सिंपल सा गूगल फॉर्म बनाया है, और गूगल फॉर्म को मैंने रिक्वेस्ट किया था भुवनेश्वर राय जी से कि वो फील्ड में उसका पायलटिंग करें। उन्होंने उसकी पायलटिंग की, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट आए हैं। तो हम सर्टिफिकेशन का जो कार्य है, हमने टेस्टिंग कर ली है, ट्रायल कर लिया है। मेरा अनुरोध रहेगा कि हम उसके बारे में भी सब लोगों को बता दें, और उसके जो अनुभव रहे हैं वो भी हम वो शेयर कर लेंगे। तो भुवनेश्वर राय जी को कल आप जरूर ले आइएगा, तो उनके भी हम अनुभव सुन लेंगे जो फील्ड में रहते हुए उन्होंने किया। जी धन्यवाद, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर आज का सत्र रहा। मेहरा जी, फिर आज जी इसको क्लोज कर दीजिएगा। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राघव जी, कल आप उपस्थित रहेंगे? जी जी, बिल्कुल रहेंगे, और हम जी 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 प्रयास करेंगे जी, कि जो वाणी है उसमें सुधार करें। हाँ हाँ जो जी शब्द सर, हैं उससे किसी को पीड़ा हुई है तो हम दोबारा क्षमा चाहते हैं। जी 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 जी। आदरणीय हमारे मुनीलाल जी यादव से और भुवनेश्वर राव जी से जो है चर्चा करके, और कल उनको भी जोड़ेंगे। और जो भी प्रक्रिया है, आज जो भी सदन में उपस्थित रहे उन सबका बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा योग हुआ है, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। निश्चित रूप से हम अपने छोटी छोटी जो भूल होती है उनको सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे, और फिर कल नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जी ओम, सभी को सादर प्रणाम। व्योम। जी जी, सदन को सादर प्रणाम। ओम। जी, सभी को सादर प्रणाम। ओम। जी ओम।